नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, संस्कृत पैडागोजी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलिए सोल्व करते हैं आज। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारे द्वारा क्वेश्चन जो समझाए गए हैं वो आपको समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने काफ़ी क्लासेस संस्कृत पैडागोजी की और व्यापक गद्यांश सोल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो सब क्लासेस नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी भी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आज की क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षकाय लेखन कार्ये अपेक्षिता भवति। तो क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, शिक्षक के लिए लेखन कार्य में अपेक्षित भवति, भवति का अर्थ होता है। तो शिक्षक के लिए लेखन कार्य में अपेक्षित है, अपेक्षित मतलब जरूरी है। तो जो शिक्षक का जो लेखन कार्य है उसके लिए इनमें से क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, क्या अपेक्षित है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुस्वार वर्तनीगत शुद्धता, उसकी उसमें जो है जो अनुस्वार वर्तनीगत शुद्धता है वो होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विसर्ग वर्तनीगत शुद्धता, उसमें जो है विसर्ग वर्तनीगत शुद्धता होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हलंतादि नाम प्रयोगानाम वर्तनीगत शुद्धता, हलंत आदि प्रयोगों का वर्तनीगत शुद्धता, अर्थात जो हलंत आदि हैं उनका प्रयोग करके जो वर्तनीगत शुद्धता है वो। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वाणि, अर्थात उपयुक्तम सर्वमपि, या आप कह सकते हैं उपयुक्त सभी। तो जो आंसर है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षक के लेखन कार्य के लिए इनमें से क्या जरूरी है। तो अनुस्वार वर्तनीगत शुद्धता भी होनी चाहिए, विसर्ग वर्तनीगत शुद्धता भी होनी चाहिए और हलंत आदि का प्रयोग जो है उसके भी वर्तनीगत शुद्धता होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्तम सर्वाणी। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्रेषु भाव ग्रहण परीक्षणार्थम केंद्रीय भाव आधारित प्रश्न कुत्र भवन्ति। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, छात्रों में भाव ग्रहण परीक्षण के लिए केंद्रीय भाव आधारित प्रश्न कहाँ या किसमें होते हैं। तो छात्रों के जो भाव जो ग्रहण है उसके परीक्षण के लिए केंद्रीय भाव आधारित प्रश्न कहाँ होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले इजी करते हैं, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा इजी करते हैं तब आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि जो छात्र होते हैं, छात्रों में जो भाव ग्रहण करना होता है, भाव ग्रहण का जो परीक्षण होता है, ठीक है, तो छात्रों को जो है जिसमें भाव ग्रहण जो परीक्षण होता है उसका क्या करना पड़ता है, उसका जो भाव जो है देखना पड़ता है कि इसका जो है भाव क्या है, अर्थात जो भाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वे कहाँ होती है, वे किस में होते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जिसमें जो है भाव जानना पड़ता है कि इसका भाव है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है नाटके, नाटक में। सेकंड ऑप्शन है गद्य, थर्ड वाला ऑप्शन है पद्य, पद में। और लास्ट ऑप्शन है कहानी, कहानी में। तो आपको आंसर मिल गया हो गया। जो पद होते हैं, पद में ही इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो भाव पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिनका जो है पहले क्या करना होता है, जिनका जो भाव है वो निकालना होता है, उसके बाद में ही उनके आप क्वेश्चन जो है उनके जो आंसर जो है आप लगा सकते हैं, जो भी उसका आंसर हो वो जो है आप दे सकते हैं। तो पहले आपको जो उसका भाव पता होना चाहिए, उसके बाद ही उसका आप आंसर दे पाएंगे जो पद होता है। तो आंसर इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, पद्य, पद में, ठीक है। तो ये जो भाव आधारित प्रश्न है वो किस में होते हैं, कहाँ होते हैं, पद में होते हैं। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रै क्रियते, छात्रों के द्वारा क्या जाता है। तो छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, छात्रों के द्वारा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मौन वाचनम, मौन वाचन। सेकंड वाला ऑप्शन है अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन। थर्ड वाला ऑप्शन है सामूहिक वाचन। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्तम सर्वमपि, अर्थात उपरोक्त सभी। तो देखिए छात्रों के द्वारा मौन वाचन भी किया जाता है, छात्र जो है मौन वाचन भी करते हैं, अनुकरण वाचन भी करते हैं। अनुकरण वाचन आप समझते होंगे, पहले क्या करता है, पहले जो है अध्यापक जो है किसी भी बात का वाचन करेंगे, किसी को वाचन करेंगे, किसी का भी, और फिर उसके पीछे पीछे जो है जो छात्र होते हैं वो क्या करेंगे, वो उसका वाचन करेंगे। तो ये होगा अनुकरण वाचन, फॉलो करना। थर्ड वाला ऑप्शन सामूहिक वाचन, तो समूह में रहकर भी वाचन होता है। और लास्ट ऑप्शन है इसमें उपरोक्तम सर्वमपि, तो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एका छात्रा, एक छात्र पठन समय, पढ़ते समय एकम अपरिचितम, एक अपरिचित शब्दम पश्यति, शब्द देखती है, सा उसे।
तो एक छात्रा है जब वो पढ़ती है तो वो एक अपरिचित, अपरिचित का मतलब एक नया शब्द देखती है जिसका वो अर्थ क्या है वो जानती नहीं है। अपरिचित का मतलब है एक नया शब्द जिसका वो अर्थ नहीं जानती। तो उसे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन है शब्दकोशे शब्दस्य अर्थम पश्येत, अर्थात शब्दकोश में शब्द का जो अर्थ है उसे देखना चाहिए जिसका वो अर्थ नहीं जानती है। सेकंड वाला ऑप्शन है शब्दस्यार्थम किंचित पृच्छेत, अर्थात जो शब्द है उसका अर्थ जो है किसी से पूछ लेना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन है संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात, संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है न कोपी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर इसमें से कौन सा है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक छात्र है वो पढ़ते समय एक नया शब्द या एक अपरिचित शब्द देखती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है जो संदर्भ है जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार जो है उस अर्थ का अनुमान लगा लेना चाहिए कि इसका अर्थ हो क्या सकता है। तो इसलिए इसमें जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे मान लिया उसके सामने एक सेंटेंस ही आया कि एक शेर था जो कि कानन में रहता था। तो देखिए जब वो इस शब्द को, जब इस वाक्य को वो पढ़ रही है तो उसके सामने एक नया अपरिचित शब्द क्या है छात्रा के सामने, कानन। तो उसको क्या करना चाहिए, कान का जो है अनुमान लगाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है कि जब से एक शेर था वह कानन में रहता था। तो उसको अनुमान लगाना चाहिए कि कानन का अर्थ क्या हो सकता है कि शेर कहाँ रहता है, जंगल में। ठीक है, तो जंगल मतलब कानन जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जंगल। तो इस प्रकार से उसे क्या करना चाहिए, संदर्भ के अनुसार जो है अर्थ का अनुमान लगा लेना चाहिए। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है दृश्य श्रव्योपकरणानाम महत्व वर्तते, दृश्य श्रव्य उपकरणों के महत्व से होता है। तो जो दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं, सामग्री होती है, तो उनका जो महत्व वो होता है उससे क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा सक्रिय भवंती, छात्र सक्रिय होते हैं अर्थात एक्टिव रहते हैं। सेकंड ऑप्शन है सुदृढ़ चिरस्थायी च ज्ञानम, अर्थात सुदृढ़ और चिरस्थायी, चिरस्थायी का अर्थ होता है लंबे समय तक जो ज्ञान है वो जो है याद रहता है, और सुदृढ़ और चिरस्थायी जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु रोचक सार्थक च जातम, अर्थात जो पाठ्य वस्तु है वो रोचक और सार्थक जातम का अर्थ है यहाँ पर हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक है। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती हैं उनसे जो है तीनों ही यहाँ पर क्या होंगे, ये जो है कार्य जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन वो सही हो जाते हैं। छात्र सक्रिय भी होंगे और जो ज्ञान होगा वो सुदृढ़ होगा और चिरस्थायी होगा, पाठ्य वस्तु रोचक होगी और उससे सार्थक भी होगी। तो उपयुक्तम सर्वपि अर्थात सर्वाणी इसमें दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन 6 है कस्मिन् शिक्षणे, किस शिक्षण में गहनाध्ययनार्थम, गहन अध्ययन के लिए, मननार्थम च और मनन के लिए मौन वाचनम भवति, मौन वाचन होता है। तो कौन से शिक्षण में जो गहन अध्ययन होता है और जो मनन होता है, मनन के लिए क्या होता है, मौन वाचन होता है। मौन वाचन तो आप समझते हैं, मन ही मन क्या करना, पढ़ना, किसी बात को समझना। तो किस में होगा ज्ञान अध्ययन के लिए और मनन के लिए मौन वाचन, तो नाटक में होगा क्या, पहला ऑप्शन है नाटक में। सेकंड ऑप्शन है व्याकरण है, व्याकरण में। तीसरा है पद्य, पद में। और लास्ट ऑप्शन है गद्य अर्थात गद्य में। तो देखिए जो गहन अध्ययन होगा, जो मनन होगा, उसके लिए जो मौन वाचन होगा किस में होगा, वो गद्य में होगा। क्योंकि गद्य का अर्थ जो आपको जब समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसके लिए मौन वाचन करना पड़ेगा, तभी आपको उसका जो है अर्थ समझ आएगा अच्छे तरीके से। क्योंकि गद्य का जो है क्या करना होता है, बाद में व्याख्या करनी होती है, उसका भाव लिखना होता है। तो गहन अध्ययन के लिए, मनन के लिए तो जो मौन वाचन होता है वो कौन से शिक्षण में होगा, वो होगा गद्य शिक्षण में। तो आंसर इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं आज के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाषा शिक्षण से सोपानानि संति, भाषा शिक्षण के सोपान हैं। तो भाषा शिक्षण के सोपान कितने हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है दो, सेकंड वाला ऑप्शन है चतवारा है 4, तीसरा है सट 6 और लास्ट ऑप्शन है पंचम 5। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि भाषा शिक्षण के सोपान कितने हैं। तो देखिए भाषा शिक्षण के 4 सोपान होते हैं, LSRW, ये इनका सीक्वेंस क्रम होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। ओके,
तो ये इनका क्रम होता है। और जो भाषा शिक्षण के सोपान है वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो भाषा के शिक्षण से एक क्वेश्चन तो पक्का कन्फर्म आते ही आता है सीटेड एग्जाम में, और 2 भी आ जाते हैं। तो इसको पक्का कर लें टॉपिक को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयेन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधे प्रयोग कृतः। अर्थात जो प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय हैं उन्होंने जो है संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि प्रयोग की है। तो कौन सी शिक्षण विधि उन्होंने संस्कृत में प्रयोग की है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विधि, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, थर्ड वाला ऑप्शन है अनुवाद विधि, और लास्ट ऑप्शन है पाठशाला विधि। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय हैं उन्होंने संस्कृत शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग की थी, प्रत्यक्ष विधि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना। अधोलिखितेषु का अर्थ होता है निम्नलिखित में से या नीचे लिखे में से कौन सी उक्ति या बात समीचीना का अर्थ होता है उपयुक्त है या सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है। फर्स्ट ऑप्शन है बाला यदा, अर्थात बच्चे या बालक जब विद्यालयम आगच्छन्ति, विद्यालय आते हैं, तदा ते तब वे रिक्त फलकम, अर्थात कोरी स्लेट इव ही भवंती होते हैं। तो जब बच्चे जब विद्यालय आते हैं तब वे कोरी स्लेट ही होते हैं। फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन है प्रथम कक्षा के छात्र आंग्ल भाषाया, अंग्रेजी भाषा में किंचिदपि न जानती, कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रथम कक्षा के जो छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा में जो है कुछ भी नहीं जानते। थर्ड वाला ऑप्शन है शब्दानाम समूहस्य रटनम, शब्दों के समूह को रट कार्यत्वा करवाकर शिक्षक बालान भाषाम पाठयेत। शिक्षक को जो बच्चे हैं, शिक्षक को जो है बच्चों को क्या करनी चाहिए, भाषा पढ़ानी चाहिए। शब्दों के समूह को रटवा करके शिक्षक को बच्चों को जो है भाषा जो है वो पढ़ानी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है अनुभवा नाम सह बाला विद्यालयम आगच्छति, अर्थात अनुभव के साथ बालक या बच्चे विद्यालय आते हैं। तो सही आंसर देखिए कौन सा होता है। देखिए पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं कि जब बच्चे जब विद्यालय आते हैं तब वे कोरी स्लेट ही होते हैं। तो देखिए जब बच्चे विद्यालय आते हैं वो कोरी स्लेट नहीं होते हैं, उन्हें उस समय कुछ ना कुछ ज्ञान जो है प्राप्त हो चुका है अपने परिवार से, आस पड़ोस से। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन कि जो प्रथम कक्षा के छात्र हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो जो अंग्रेजी भाषा में कुछ भी नहीं जानते, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रथम कक्षा के जो छात्र होते हैं अंग्रेजी भाषा में उन्हें कुछ ना कुछ तो ज्ञान हो चुका होता है, चाहे उन्हें ABCD का ही ज्ञान क्यों ना हो। इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो देखना है कि इनमें से कौन सी बात, कौन सी जो उक्ति है वो सही है, सत्य है। यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि शब्दों के समूह को रटवाकर शिक्षक को बच्चों को भाषा पढ़ानी चाहिए, तो देखिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। आप जानते हैं कि रटवाना तो बिल्कुल है नहीं। अगर बच्चों को शब्दों का समूह रटवाएंगे तो बच्चा फिर भूल जाएगा, फ़ायदा क्या होगा इसका। ओके, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि अनुभवा नाम, अर्थात अनुभवों के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे होते हैं वो अनुभव के साथ में विद्यालय आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जो है बहुत अधिक जो है अनुभव हो चुका होता है, लेकिन कुछ तो उन्हें जो है अनुभव हो चुका होता है, जो कि अपने आसपास से, अपने परिवार से, आस पड़ोस से उन्हें होता है। तो कुछ तो जानकारी उन्हें उस समय हो चुकी होती है, कुछ नॉलेज हो चुकी होती है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, यदि हम इन फोर्थ वाले में 4 ऑप्शनों में बात करें तो। ठीक है, तो बाकी के 3 ऊपर वाले जो हैं वो गलत हैं, चौथा ऑप्शन सही है। उसने पूछा कि कौन सी उक्ति सही है, सत्य है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है शिशु से प्रथम विद्यालय भवति, शिशु का प्रथम विद्यालय होता है। तो जो शिशु होते हैं उनका प्रथम विद्यालय कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक विद्यालय। तो देखिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो होता है वो जूनियर हाई स्कूल जो होता है उसको पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, या आप उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय भी कह सकते हैं। जो कि 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, तीसरा वाला ऑप्शन है परिवार, और लास्ट ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय। तो देखिए सही आंसर में कौन सा हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन, परिवार। तो शिशु का प्रथम विद्यालय जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, परिवार ही माना जाता है। बच्चा पहले परिवार से ही जो है जो भाषा वो अर्जित करता है, थोड़ा वो जो ज्ञान है वो अर्जित वहाँ से करता है। तो आंसर इसलिए होगा थर्ड वाला ऑप्शन। और अब बारी उस क्वेश्चन की जो हमने जो वीडियो बनाई थी इससे पहले की लास्ट वीडियो, उसमें आपसे पूछा था, और मैं उन छात्रों का नाम भी बताऊंगा जिन्होंने सही आंसर दिया था।
तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्लास 36 थी उस क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था उत्पादक कौशल है। तो इसका जो सही आंसर है वो था फोर्थ वाला ऑप्शन, संभाषण और लेखन। और इसका जो सही आंसर दिया था वो दिया था संदीप कुमार यादव जी ने। और ऐसा लगता है कि जो संदीप कुमार जी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस बार उनका सीटेट क्रैक हो जाए, ऐसी मेरी सोच से इस दिवाली पर जो है प्रार्थना है। तो दोस्तों, आपको जो है दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका जो सीटेट है इस बार जो है अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो, ये मेरी आपके साथ शुभकामना है। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो अपना ख्याल रखिए और दिवाली मनाइए।